तो चलिए दोस्तों, हम लोग पिछले वीडियो में पढ़ लिया है। तो हम लोग एक सजीव कोशिका का लक्षण देख लिए थे। सजीव कोशिका का लक्षण 10 था। 10 में से हम लोग ऑलमोस्ट 2 के बारे में जान गए हैं। पहला कौन सा था? पहला का नाम था सेल ऑर्गेनाइजेशन। क्या था? सेल ऑर्गेनाइजेशन। सेल ऑर्गेनाइजेशन। सेल ऑर्गेनाइजेशन कहने का मतलब क्या होता है? ये होता है कोशिका संगठन। कोशिका संगठन। और इसमें दूसरा था जो जिसका नाम था प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म कहने का मतलब क्या होता है? हिंदी इसका ये होता है जीव द्रव्य। क्या होता है? जीव द्रव्य। आ रहा समझ में? कोशिका संगठन क्या होता है? तो कोशिका जो हमारा सबसे पहला कोशिका जो बनता है, कौन सा कोशिका होता है? जाइगोट। जाइगोट कहने का मतलब होता है युग्मनज। क्या बनता है? युग्मनज। युग्मनज का निर्माण कैसे होता है? तो पहले मेल और फीमेल जो सेक्स ऑर्गन होते हैं, यानी ओवा और स्पर्म और ओवा के मिलने से जो कोशिका बनता है उसे क्या बोलते हैं हम लोग? जाइगोट। जाइगोट से विभाजन होता है। विभाजन किसकी उपस्थिति में? तो तरकारी की उपस्थिति में क्या होता है? कोशिका विभाजन होता है। और कोशिका विभाजन होने के बाद क्या होता है? बहुत सारे छोटे छोटे कोशिकाएं। अगर एक कोशिका है तो एक कोशिका से क्या होता है? एक कोशिका से विभाजन होता है। ये बनता है दो कोशिका। दोनों कोशिका विभाजन करेगा तो बनेगा 4 कोशिका। चारों कोशिका विभाजन करेगा तो बनेगा 8 कोशिका। ऐसे ही कोशिकाओं का टोटल कोशिकाओं के समूह का हम लोग बोलते हैं टिश्यू यानी ऊतक। ऊतक की संख्याओं को मिल जाने से क्या बनता है? हमारा ऑर्गन बनता है। ऑर्गनों के मिल जाने से ऑर्गन सिस्टम, ऑर्गनों सिस्टम के मिलने से एक लिविंग बॉडी का निर्माण हो जाता है। आ समझ में? एक क्या होता है? प्रोटोप्लाज्म। तो प्रोटोप्लाज्म 2 होता है। कितना होता है? प्रोटोप्लाज्म 2 प्रकार के होता है। एक होता है सेल ऑर्गेनेली, एक होता है साइटोप्लाज्म। सेल ऑर्गेनेली और साइटोप्लाज्म। सेल ऑर्गेनेली जो है कैसा होता है? ठोस होता है यानी सॉलिड। और साइटोप्लाज्म क्या होता है? लिक्विड। आ समझ में? तो इसके अंदर सेल ऑर्गेनेली का डीएनए, आरएनए, जीन वगैरह और आ जाएगा। इसमें माइटोकॉन्ड्रिया, जितने सब सेल ऑर्गेनेली। सेल ऑर्गेनेली को हिंदी में बोलते हैं कोशिकांग। कोशिकांग कहने का मतलब ये होता है जो कोशिका के अंग होते हैं उसे बोलते हैं हम लोग कोशिकांग यानी सेल ऑर्गेनेली। और कोशिका द्रव्य कहने का मतलब होता है, द्रव और द्रव्य में अंतर बताया थे। कोशिका द्रव का मतलब होता है जो कोशिका के अंदर जो भी लिक्विड अंग पाए जाते हैं, लिक्विड पदार्थ पाए जाते हैं, वो सब क्या होता है? कोशिका द्रव्य होता है। आ रहे यहाँ तक समझ में? लेकिन अब इसके बाद हम लोग तीसरा क्या पढ़ना है? तो तीसरा हम लोग पढ़ना है मेटाबॉलिज्म। क्या होता है तीसरा? मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म कहने का मतलब क्या होता है? तो मेटाबॉलिज्म उपापचय। क्या होता है? उपापचय। उपापचय का मतलब क्या होता है? यानी उपापचय को देखा जाए तो जितने भी क्रियाएं होती हैं, जितने भी क्रियाएं क्या होती है, जो भी रिएक्शन वगैरह होते हैं, सबको हम लोग क्या बोलते हैं? ये सब क्या उपापचय है। जो हमारे बॉडी में जो भी क्रियाएं होती हैं सब क्या है? ये उपापचय है। इसमें जो पहला क्रियाएं जो होती है जिसे हम लोग बोलते हैं वाइटल रिएक्शन। क्या बोलते हैं? वाइटल रिएक्शन। वाइटल रिएक्शन जिसे हिंदी में क्या बोलते हैं? जैविक क्रिया। क्या बोलते हैं? जैविक क्रिया। अरे समझ में? जैविक क्रिया। इसके बाद वाइटल रिएक्शन के बाद क्या होता है? तो एक क्या होता है? क्रियाएं जो होती है, लेकिन किसी जीव में क्रियाएं होती हैं, किसी सजीव प्राणी में जो क्रियाएं होती हैं उसे हम लोग बोलते हैं बायोकेमिकल रिएक्शन। बायोकेमिकल रिएक्शन जिसे हिंदी में कहा जैव रासायनिक अभिक्रिया। क्या बोलते हैं? जैव रासायनिक अभिक्रिया। जैव रासायनिक अभिक्रिया बोलते हैं। आ रहा समझ में? जैव रासायनिक अभिक्रिया यानी मेटाबॉलिज्म में कहते क्या था? उपापचय। उपापचय कहने का मतलब हमारे बॉडी में जितनी भी क्रियाएं होती हैं सब क्या होता है? मेटाबॉलिज्म। उसे इंग्लिश में जो क्रियाएं होती है उसे बोलते हैं हम लोग वाइटल रिएक्शन। उसके बाद आता है किसी जीव प्राणी में, सजीव प्राणी में जो क्रियाएं होती हैं उसे हम लोग बायोकेमिकल रिएक्शन। लेकिन इसमें मेटाबॉलिज्म को
मेटाबॉलिज्म को दो भागों में बांटा गया। कितने? मेटाबॉलिज्म को दो भागों में बांटा गया है। दो भागों में। पहला जो होता है वो क्या होता है? मेटाबॉलिज्म को दो भागों में बांटा गया था। मेटाबॉलिज्म को दो भागों में। एक जो होता है वो होता है कैटाबोलिक। क्या होता है? कैटाबोलिक रिएक्शन। एक होता है एनाबोलिक और कैटाबोलिक। कैटाबोलिज्म को हिंदी में बोलते हैं अपचय। क्या बोलते हैं? अपचय। एनाबोलिज्म क्या होता है? उपचय। आ रहा समझ में? तो मेटाबॉलिज्म का दो भागों में बांटा गया है। एक बताया गया कैटाबोलिक और ये होता है एनाबोलिक। कैटाबोलिज्म भी बोल सकते हैं, एनाबोलिज्म भी बोल सकते हैं इसे। ठीक है, इसे बोलते हैं अपचय और उपचय। अपचय का अर्थ ये होता है कि कोई भी बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स को तोड़ कर छोटे छोटे भागों में बांट देना ही क्या कहलाता है? बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स को, यानी बड़े मॉलिक्यूल्स को क्या करते हैं? तोड़ कर छोटे छोटे भागों में बांट देना ही क्या कहलाता है? कैटाबोलिज्म। क्या कहलाता है? कैटाबोलिज्म कहलाता है। अगर इसका सबसे अच्छा अगर उदाहरण लिया जाएगा, एग्जाम्पल, इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल क्या होगा? सबसे अच्छा एग्जाम्पल इसका हो जाएगा, सबसे अच्छा एग्जाम्पल इसका हो जाएगा क्या? डाइजेशन। क्या होता है? डाइजेशन कहने का मतलब क्या होता है? पाचन। यानी हम सबसे ज्यादा इसका उदाहरण ले सकते हैं तो पाचन की क्रिया जो होता है, क्योंकि हम लोग जो भी चीजें खाते हैं एक बड़े मॉलिक्यूल्स के रूप में खाते हैं। हाँ, क्यों खाते हैं हम लोग? क्योंकि हमें बॉडी की एनर्जी होती है। क्या बॉडी की एनर्जी क्यों? क्योंकि कोशिकाएं जब काम कर रही हैं तो इसे बॉडी की एनर्जी की जरूरत, इस कोशिकाओं की एनर्जी की जरूरत है। तो कोशिका की एनर्जी कहाँ से मिलेगा? तो जो चीजें हम लोग खाते हैं उसी से एनर्जी मिलेगा इसको। तो जो चीजें हम लोग खाते हैं इसके एनर्जी के लिए, तो एनर्जी लेता कैसे होगा? समझिए कि हम लोग खाते हैं रोटी, इतना बड़े बड़े तोड़ कर खा लेते हैं, या चावल भी खाते हैं, जो चीजें खाते हैं बड़े मॉलिक्यूल्स के रूप में खाते हैं, लेकिन वो कोशिका को मिलता कैसे है? मान लीजिए कोशिका इतना छोटे होते हैं जो हम नग्न आंखों से क्या करते हैं? उससे हम नहीं देख सकते हैं, नग्न आंखों से हम लोग नहीं देख सकते हैं, लेकिन उतने बड़े रोटी खाते हैं, उसको कैसे वो एनर्जी उसमें से ले लेता है? कैसे ले लेता है? एक बार सोच के देखिए कि क्या करता है, जो एक क्रिया के द्वारा जो उसको तोड़ा जाता है, मतलब समझिए उसको कितना महीन तोड़ा जाता होगा कि हमारा कोशिका उससे क्या करता है? एनर्जी प्राप्त कर लेता होगा। अरे समझ में? उसी क्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं? कैटाबोलिक रिएक्शन। अरे समझ में? अब से एनाबोलिक आने का मतलब क्या होता है? एनाबोलिक में होता है बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स मिलके किसी छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स मिलके बड़े बड़े किसी मॉलिक्यूल से क्या करते हैं? निर्माण करते हैं। छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स अणु मिलकर किसी बड़े क्या करते हैं? अणु का निर्माण करते हैं। उसे हम लोग क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं हम लोग एनाबोलिक। अरे समझ में? कैटाबोलिक और एनाबोलिक। कैटाबोलिक का मतलब होता है इसमें बहुत बड़े कोई अणु है और उसको छोटे छोटे अणु में क्या किया जाता है? तोड़ दिया जाता है, उसे बोलते हैं कैटाबोलिक। एनाबोलिक का मतलब क्या होता है कि इसमें बड़े बड़े छोटे छोटे अणु मिलकर किसी बड़े चीज का क्या करते हैं? निर्माण करते हैं। इसे हम लोग बोलते हैं एनाबोलिक। अगर इसका सबसे अच्छा उदाहरण लिया जाए तो इसका सबसे अच्छा उदाहरण क्या हो सकता है? हम कह देंगे इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल हो सकता है अमीनो अम्ल। क्या होता है? अमीनो एसिड कह सकते हैं हम लोग, अमीनो एसिड, यानी कह सकते हैं हिंदी में इसे अमीनो अम्ल ही कहते हैं। अमीनो अम्ल। एसिड में क्या होता है? अम्ल होता है। अमीनो अम्ल छोटे छोटे होते हैं और ये छोटे छोटे अमीनो अम्ल मिलकर किस चीज का निर्माण करते हैं? तो ये प्रोटीन का निर्माण करते हैं। किसका? प्रोटीन का निर्माण करते हैं। प्रोटीन का निर्माण करते हैं। आ रहा समझ में? प्रोटीन इंग्लिश में लिखिए या हिंदी में लिखिए तो ये प्रोटीन ही होता है। क्या? प्रोटीन ही होता है। आ रहा समझ में? तो एक कैटाबोलिक क्या होता है? मेटाबॉलिज्म में क्या होता है? तो मेटाबॉलिज्म जो भी क्रियाएं होती है जिसे बोलते हैं हम लोग मेटाबॉलिज्म, लेकिन किसी जीव के अंदर वो क्रियाएं होती हैं तो इसे बोलते हैं बायोकेमिकल रिएक्शन, यानी जैव रासायनिक अभिक्रिया। मेटाबॉलिज्म में कितने प्रकार के होते हैं? तो दो। एक होता है
कैटाबोलिक ये होता है एनाबोलिक। कैटाबोलिक में उसे कहते हैं जिसमें बड़े बड़े अणु को तोड़ तोड़कर छोटे छोटे भागों में बांट देते हैं, उसे हम लोग बोलते हैं कैटाबोलिज्म। कैटाबोलिज्म जो छोटे बड़े बड़े अणुओं को तोड़ तोड़कर छोटे छोटे अणुओं में क्या किया जाता है, बांट दिया जाता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, कैटाबोलिज्म। एनाबोलिज्म, कैटाबोलिज्म का सबसे अच्छा उदाहरण क्या हो सकता है, हम कहते हैं डाइजेशन। डाइजेशन जो भी चीज हम खाते हैं क्या होता है, वो बड़े बड़े अणु के रूप में खाते हैं, उसको तोड़ तोड़कर छोटे छोटे क्या करते हैं, भागों में बांट देता है, तो उसे क्या बोलते हैं हम लोग, कैटाबोलिज्म। एनाबोलिज्म में क्या होता है कि इसमें बड़े बड़े अणु, छोटे छोटे अणु मिलकर किसी बड़े चीज का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं, तो इसे क्या बोलते हैं हम लोग, एनाबोलिज्म। क्या बोलते हैं हम लोग इसे, एनाबोलिज्म। एनाबोलिज्म का सबसे अच्छा उदाहरण लिया जाएगा तो क्या होगा, ये होता है एनाबोलिज्म का सबसे अच्छा होता है एमिनो एसिड जो होता है, अमीनो एसिड छोटे छोटे मिलकर किस चीज का निर्माण करते हैं, प्रोटीन का निर्माण करते हैं। आ रहा समझ में? चलिए इसके बाद हम लोग को पढ़ना है क्या, एक्सक्रेशन। क्या पढ़ना है, एक्सक्रेशन। एक्सक्रेशन पढ़ लीजिए। रिस्पायरेशन चलिए पढ़ लेते हैं। क्या पढ़ते हैं, रिस्पायरेशन। रिस्पायरेशन, रिस्पायरेशन कहने का मतलब क्या होता है, श्वसन। क्या होता है, श्वसन। श्वसन क्या होता है, यानी श्वसन क्या होता है, तो श्वसन अगर देखा जाए तो श्वसन हम डायरेक्टली किसी चीज का श्वसन कर नहीं लेते हैं, क्योंकि हम जब सांस लेते हैं तो इसमें क्या होता है, बहुत सारे गैसों का मिक्सचर होता है, बहुत सारे इसमें क्या होता है, गैस मिक्सचर होता है। ये डायरेक्टली कहा जाता है हमारे सिस्टम के द्वारा हमारे लंग्स तक जाता है, लेकिन लंग्स के पास क्या होता है, कोशिकाएं के साथ, कोशिकाओं में, लंग्स के पास कोशिकाओं में क्या होता है, ये जाता है तो लंग्स में कोशिका होता है, कोशिकाओं के पास क्या होता है, इस कोशिकाओं के पास होता है ग्लूकोज। क्या होता है, ग्लूकोज, यानी C6H12O6 होता है। ये जाता है डायरेक्ट, जब ऑक्सीजन लेते हैं तो वहां से क्या जाता है, O2 जाता है, यानी ऑक्सीजन जाता है, और इससे उससे क्या करता है, रिएक्शन करता है, किससे, एक ग्लूकोज से। ग्लूकोज से क्या करेगा, रिएक्शन करेगा, और रिएक्शन करने के बाद उस ग्लूकोज को तोड़ देता है। क्या करता है, इसको तोड़ देता है, तोड़ने के बाद क्या करता है, तो CO2 कार्बन डाइऑक्साइड और H2 क्या बनाता है, कार्बन डाइऑक्साइड और जल, और यहाँ से कुछ एनर्जी, कुछ ऊर्जा उत्पन्न होता है। क्या होता है, कुछ ऊर्जा उत्पन्न होता है, यहाँ से क्या होता है, ऊर्जा उत्पन्न होता है। ये ऊर्जा जो उत्पन्न होता है किसके फॉर्म में होता है, तो ATP के फॉर्म में। किसके फॉर्म में, ATP। ATP क्या होता है, ATP का फुल फॉर्म होता है एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। क्या होता है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ATP का फुल फॉर्म क्या होता है, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। आ रहा समझ में? तो ये जो हमारा ATP बनता है कहां पे बनता है, हमारे बॉडी के कौन से भाग में बनता है, हमारे बॉडी के माइटोकॉन्ड्रिया। किस कौन से भाग में बनता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया हिंदी में लिखेंगे तो क्या होता है, हिंदी में माइटोकॉन्ड्रिया ही होता है। क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया वाला भाग में क्या होता है, जाके हमारा श्वसन संपन्न होता है। आ रहा समझ में? माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है, देखिए जो चीजें हम लोग पढ़े हैं सब इंट्रोडक्शन के तौर पे है। इंट्रोडक्शन कहने का मतलब परिचय, यानी अगर नाम धर दिया जाए कि अगर नाम धर दे रिस्पायरेशन यानी श्वसन किसे कहता है, तो हम समझ जाएंगे कि रिस्पायरेशन बात हो रहा है, जिसका मतलब क्या है, ग्लूकोज है, ग्लूकोज के साथ क्या करेगा, ऑक्सीजन जाके उसे क्या करेगा, रिएक्शन करेगा, रिएक्शन करने के बाद उसे तोड़ेगा, और तोड़कर क्या बनाएगा, वहां से कार्बन डाइऑक्साइड और जल बनाएगा, और वहां से कुछ ऊर्जा भी उत्पन्न होगा। ऊर्जा किसके फॉर्म में उत्पन्न होता है, तो ATP यानी एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट के रूप में क्या करता है, ऊर्जा उत्पन्न होता है। ये ऊर्जा कौन से भाग में होता है, हमारे कोशिका के, तो माइटोकॉन्ड्रिया वाला भाग में क्या होता है, श्वसन संपन्न होता है। आ रहा समझ में? इसके बाद अगर हम लोग पढ़ेंगे किस चीज के बारे में पढ़ेंगे, तो हम लोग पढ़ेंगे इसके बाद एक्सक्रेशन।
एक्स एक्सक्रेशन इससे होता है उत्सर्जन। क्या होता है? उत्सर्जन। आ रहा है? उत्सर्जन होता है। हम लोग अब इसके बारे में पढ़ेंगे। ये हम लोग जो पढ़े हैं कौन सा पार्ट है? ये हम लोग का कौन सा पार्ट है? तो हम कह देंगे कि ये है हमारा, ये है दूसरा, तीसरा, ये चौथा पार्ट है। वो पढ़े थे जो, इसके पहले क्या पढ़े थे हम लोग पढ़े थे इसके पास मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म तीसरा है, ये चौथा है। अब इसके बाद ये है एक्सक्रेशन यानी पांचवा क्या है? एक्सक्रेशन यानी ये पांचवा भाग है। अरे समझ में?